हेलो, वेरी गुड इवनिंग। यहाँ पे मेरा टॉपिक है मोशन इन वन डायमेंशन, जो क्लास 9 को काफी प्रॉब्लम देता है। यहाँ पे ग्राफ को कैसे रीड करना है, कैसे उसके दिए हुए क्वेश्चंस को फॉलो अप करना है। तो यहाँ पे एक स्पीड टाइम ग्राफ मैंने बनाया है, जो मीटर पर सेकेंड यूनिट वेरी मस्ट। यूनिट के बिना आपका काम नहीं हो पाएगा, इसलिए आप जब भी ग्राफ को देखें तो उसके यूनिट को जरूर गौर से देखें। वो मीटर पर सेकेंड में है या फिर सीजीएस यूनिट में है, एसआई यूनिट में है, किस यूनिट में है। क्योंकि जब हम वैल्यू को प्लेस करते हैं, ओवरऑल आंसर निकालते हैं, तो वहां पे यूनिट वेरी मच वैल्यूएबल हो जाता है, इवन इन द पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन, ऑल्सो फॉर द पॉइंट ऑफ मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम में हमारे यूनिट पे हाफ मार्क्स की कटिंग होती है। अगर आपका ओवरऑल आंसर सही है बट इवन आपका यूनिट गलत है, तो वहां पे हाफ मार्क्स आपका कट हो जाता है। यहाँ पे ग्राफ कैसे रीड करते हैं, चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। ओ से ए जो ग्राफ है उसे हम क्या कहेंगे? ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। यहाँ पे हम देख रहे हैं यूनिफॉर्मली ये वैल्यू जो है ऊपर की तरफ बढ़ रही है। ये एक स्ट्रेट लाइन है जो स्टेप स्पीड एंड टाइम के बीच में बनाया गया है, और ये एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करती है। ओ ए इज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओ ए क्या रिप्रेजेंट कर रही है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आपकी जो स्पीड है वो एकदम टाइम के रेस्पेक्ट में एकदम आगे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ए से बी क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ है स्पीड और टाइम के बीच में, बट इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है? हमारा एक्स, और ये हमारा वाई एक्सिस में स्पीड को बनाया गया है। ए से बी जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हमें ये बताता है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, टाइम बढ़ा बट स्पीड जहां थी वही ए की भी है और बी की भी है। स्पीड में कोई चेंजेस नहीं आया, बट आपके टाइम 4 सेकेंड थी, अब बी के पास जो टाइम है वो 10 सेकेंड में कन्वर्ट हो गई। अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है तो हम ये कहते हैं कि इसके पास नो एक्सेलरेशन। उसी तरफ फिर हम बढ़ते हैं बी से सी की तरफ। बी से सी कह रहा है ये भी एक टाइप ऑफ एक्सेलरेशन है। ये यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू घट रही है, इसे हम एक्सेलरेशन ही कहते हैं। बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, जहां ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा था वाई एक्सिस की तरफ, यहाँ वैल्यू जो है पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन नहीं, रिटार्डेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन दोनों की यूनिट जो है बिल्कुल सेम है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन में भी लिखते हैं और रिटार्डेशन में भी लिखते हैं। एक्सेलरेशन पॉजिटिव वैल्यू है एंड द रिटार्डेशन इज अ नेगेटिव वैल्यू। अब आपको ग्राफ की थोड़ी बहुत समझ हो गई होगी कि ग्राफ को स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉलो अप करते हैं, कैसे हम पढ़ते हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा कैलकुलेशन की तरफ। एग्जाम में जनरल क्वेश्चन होता है, एक आपका 4 या 6 मार्क्स के क्वेश्चन में आना ही आना है, कंपलसरी पार्ट में है ये। अगर आपने 9th में ठीक नहीं किया तो फिर 10th में भी आपको प्रॉब्लम आना है, एंड फर्दर ऑन अगर आपने साइंस लिया तो इसे पढ़ना बहुत ही बेसिक चीजें हैं। तो यहाँ पे हम लोग अब कैलकुलेशन भी करना शुरू करेंगे कि कैलकुलेट कैसे करें अगर हमारी बॉडी एक्सेलरेशन कितनी हो रही है, या रिटार्डेशन इसमें कैसे पता करेंगे इन सारे वैल्यूज को देख करके। या अगर मुझसे किसी ने कहा कि इसके डिस्टेंस कितने ट्रैवल की है, जो वैल्यू आपकी इसमें मेंशन नहीं है, जैसे ये स्पीड और टाइम की ग्राफ है, और किसी ने मुझसे पूछा कि ये बता दो कि इसमें डिस्टेंस ट्रैवल कितना है, तो इसमें जो डिस्टेंस ट्रैवल हम निकालेंगे वो हमारा निकलेगा डिस्टेंस ट्रैवल एरिया अंडर द कर्व।
एरिया अंडर द कर्व, ये रिप्रेजेंट करेगा हमें डिस्टेंस। अब इस ग्राफ को देख करके मुझे अगर डिस्टेंस बताना है कि बॉडी 0 से जो 16 सेकंड का ट्रैवल दिखा रहा है, टाइम ड्यूरेशन दिखा रहा है, उसकी स्पीड 6 मीटर पर सेकंड से है, तो उसने कितना डिस्टेंस जो है उसने ट्रैवल किया होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल DABE, that is equal to DA into DE, which is also equal to 16 into 6 into 6, that is 36 मीटर उसने कवर किया है। ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसे बच्चे काफी डरते हैं इसे बनाने से या समझने से, एंड आई डू रेस्पेक्ट विद दैट स्टूडेंट्स, और बहुत आराम से मैं चाहूंगी कि आप इसे समझने की कोशिश कीजिए। बहुत इजी है, नथिंग टू वरी, नथिंग टू फियर। क्लास 9 का वेरी टफ चैप्टर जो बच्चे सोचते हैं वो है फोर्स। तो फोर्स क्या होता है, जो बेसिक पढ़ते आ रहे हैं, व्हाट इज फोर्स? अ फोर्स इज अ पुश और पुल। फोर्स क्या है हमारे पास? एक पुश या पुल को हम जनरली इसे फोर्स कहते हैं। पुश और पुल बचपन में पढ़ाया गया था 4-5 में। अब इसमें थोड़ा सा 9th क्लास के लिए मॉडिफिकेशन किया जाता है कि पुश और पुल करने के बाद दैट कैन चेंज द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपने उस पर पुश या पुल किया, बॉडी रेस्ट से मोशन की तरफ चली गई या फिर मोशन से वापस रेस्ट में चली गई। अगर ये चेंज आपको हो रहा है, then only you can say that you are applying a force which are bringing change on the object। तो फोर्स में पहले दो हम लोग पढ़ते हैं। एक कहलाता है बैलेंस्ड फोर्स, दूसरा कहलाता है अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स वो फोर्स कहलाता है जहां पर नेट फोर्स जो है वो बराबर हो, इक्वल टू 0 हो। मान लीजिए ये ब्लॉक है, इस पे इधर भी 10 न्यूटन है, इधर से भी आपका 10 न्यूटन एप्लीकेशन है, द बॉडी इज बैलेंस्ड। बट अनबैलेंस्ड फोर्स में नेट फोर्स, टोटल फोर्स इज इक्वल नॉट इक्वल टू 0। अगर मान लीजिए 10 न्यूटन है, इधर से आप 20 न्यूटन लगा रहे हैं, तो बॉडी जो है वो इस डायरेक्शन में चल देगी। तो इसको कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। उसके बाद आता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इसके बाद ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि न्यूटन्स के 3 लॉ हैं। फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। दूसरा है आपके पास सेकंड लॉ, इसे कहा जाता है, ये हमारा रेट ऑफ चेंज बताता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तीसरा है हमारे पास थर्ड लॉ, that every action have equivalent
opposite reaction. चेंज ऑफ मोमेंटम। अब ये मोमेंटम क्या होता है, इसे अब हम लोग पढ़ेंगे। मोमेंटम जो है ये भी एक टाइप ऑफ फोर्स है। Momentum is also a type of force whose SI unit is Newton. मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये प्रोडक्ट है। मोमेंटम को स्मॉल p से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये प्रोडक्ट है मास और वेलोसिटी का। मास और वेलोसिटी का ये आपका प्रोडक्ट है, जिसका यूनिट है kg मीटर पर सेकेंड। इसे आप हटा करके न्यूटन भी लिख सकते हैं, जो आपका फोर्स का भी यूनिट है। और ये जो मोमेंटम है, इसे हम लोग ये भी कहते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन पे ये सबसे ज्यादा बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये है कि आप एक तरफ से जितना दे रहे हैं और दूसरी तरफ जो आपकी वैल्यूज आ रही है, दूसरी तरफ का मोमेंटम वो आपका बराबर है, ज्यादा है या कम है। और कंजर्वेशन वहीं पे आता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ये कहता है कि जो कॉलिजन होती है, आप मान लीजिए एक दीवार है, एक वॉल है, इस पे आप अगर जाके टकराते हो तो आपके पास जो वेलोसिटी है, इसमें टकराने के बाद आपकी वेलोसिटी जो 0 हो जाती है। फिर आपकी आता है इनर्शिया, फिर वो एक्टिवेट होता है, फिर आप किसी और के साथ जाके टकराते हो। इस तरह से जो कॉलिजन है, कॉलिजन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को देखा जाता है कि कंटिन्यूअस जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, वो कंटिन्यूअसली कोलिजन प्रोसेस में कैसे जाते हैं। होप सो ये थोड़ा सा बैकअप आपका फ्रेश अप करने के लिए है। बाकी मुझे जब डिटेल चैप्टर्स मिलेंगे तो मैं होप सो 100% कोशिश करूंगी कि आपको मैं पूरी चैप्टर अच्छे से डिटेल में वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन चैप्टर्स को फॉलो अप करूं। आप वेदर सीबीएसई से हो या आईसीएसई से, नो प्रॉब्लम, I will be there for helping you in all the chapters, all the problem solving questions with all my basics and advanced level knowledge to help the upcoming generations to know in a very short of time, because they are very in rush to know all the knowledge in a very short of time. Thank you for it.